अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर गुज़श्ता रात मुत्तहिदा अपोजिशन की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। एक एहसाब शिकन दिन था गुज़श्ता जो रोज़ गुज़रा है, ना सिर्फ वो अपोजिशन के लिए बल्कि पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हर उस शख्स के लिए जो ये सोच रहा था कि इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। बिलाखिर जो होना था वो हो गया और वो दीवार पर लिखा था। मैं आपको बताऊंगा टाइम लाइन के साथ कि गुज़श्ता रात एक तो वो चीज़ें हैं जो आप और मैं टेलीविज़न की स्क्रीनों पर देख रहे थे, जो हमें बताया जा रहा था, और कुछ ऐसे मामलात थे जो पसे पर्दा जो मूवमेंट हो रही थी, जो चीज़ें डेवलप हो रही थी, उनके हवाले से। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं या कम से कम मुझसे पूछा है कि ये रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब अचानक सुप्रीम कोर्ट को खोलने का फैसला और ऐलान किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रात को इमरजेंसी में खुलवाया गया, फिर वहां पर एक पिटीशन दायर हुई। इस सब के पीछे क्या है? जो कुछ कल सारा दिन हुआ वो तो आपके सामने है कि किस तरह असेंबली का इजलास जो है वो 10:30 बजे की बजाय वो देर से शुरू हुआ। आधे घंटे की कार्रवाई के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया। फिर नमाज का वक्फा, फिर इफ्तारी का वक्फा, फिर वक्फा बराए इशा की नमाज, यानी इस दौरान दरमियान में तकारीर, लंबी लंबी बेमानी किस्म की तकारीर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मतलब ये एक आप ये कह सकते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स से। मामला शुरू होता है रात 8 बजे के करीब, यानी इफ्तारी के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म, ये अब मैं टाइम लाइन के साथ आपको बताऊंगा और ये मुसद्दका मालूमात आपके सामने मैं रखूंगा। मेरी इस्लामाबाद में अपने दोस्तों के साथ जो जर्नलिस्ट हैं, जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, कुछ सियासतदान हैं जिनसे मेरी अपनी बात हुई, तो मैं वो टाइम लाइन आपके साथ शेयर करता हूँ। इफ्तारी के दौरान वज़ीर आज़म ने अपने साबिक़ वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने अपनी किचन कैबिनेट बशमूल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, इनसे उन्होंने मुशावरत की और 9 बजे उन्होंने अपनी काबीना का इजलास बुलाने का फैसला किया या ऐलान किया। और इसकी खबर भी टेलीविज़न पर आपने देखी होगी कि 9 बजे उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में काबीना का इजलास बुलाया। अब उस काबीना के इजलास में उन्होंने मैं असेंबली की, अब वो जो बातें हैं वो अलग हैं। मैं अब वज़ीर आज़म हाउस में जो कुछ हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। 9 बजे उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया। काबीना के इजलास के सामने उन्होंने एक ऑप्शन रखी कि क्यों ना आर्मी चीफ को मैं डी नोटिफाई कर दूं, यानी उनको फारग करके उनकी जगह जो उनके दिल में जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल को नया आर्मी चीफ तैनात कर दूं। आपके इल्म में है या होगा वो ये है कि आर्मी के पास हमारी पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अदारा है और दुनिया में जो टॉप 5 या 7 या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 10 डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, उनमें से पाकिस्तान आर्मी एक है। आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है वो बगावत की अगर कोशिश की भी गई तो कामयाब नहीं हुई और ना कभी हो सकती है। ये इतना डिसिप्लिन अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने तो पहले ही कंटिजेंसी प्लान बनाए होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये हुआ तो क्या करेंगे। और रिस्पांस टाइम जो है वो अब पिंडी से इस्लामाबाद का तकरीबन 12 मिनट है। ये वज़ीर आज़म को भी मालूम है,
साबिक वज़ीर आज़म को भी मालूम था और उनके रफ़क़ा को भी मालूम था। इस दौरान जब काबीना का इजलास बुलाया तो उसमें उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि इसकी मंजूरी दी जाए, यानी वो काबीना से मंजूरी लेना चाह रहे थे। तो काबीना में कुछ लोगों ने इसकी हिमायत की, इनके 3 या 4 मुशीरों और वज़रा ने, साबिक वज़रा ने उसकी हिमायत की कि बिल्कुल जी आप डट के करें, इससे आगे क्या होगा। पर उनकी ख्वाहिश ये थी कि चलें जी, हम नहीं तो अपोजिशन भी ना आए, आर्मी आखिर ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, 12 अक्टूबर 1999 वाला जो एपिसोड है उसको दोहराया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी टेक ओवर कर लेगी तो ठीक है, हम नहीं तो ये भी नहीं। लेकिन फौज ने एक फैसला कर रखा था कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे। इस दौरान जो चंद समझदार वज़रा थे उन्होंने वज़ीर आज़म को इस बात से मना किया कि आप ऐसा मत करें, और इसमें वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी शामिल थे। उन्होंने भी वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि जी आप जाते जाते ये काम मत कीजिए, इससे बेहतर है आप मुस्तफ़ी हो जाएं। लेकिन किसी न किसी तरह अब ये मामला चला गया, तकरीबन 9:40 या 9:45 बजे तक ये मीटिंग जारी रही। तकरीबन 45 मिनट ये मीटिंग जारी रही, 40-45 मिनट, और किसी न किसी तरह ये बात जो है उन रेलेवेंट क्वार्टर्स तक पहुंच गई। रेलेवेंट क्वार्टर से मुराद अब आप समझते हैं, जिनको हटाया जाना था उन तक ये बात पहुंच गई। जाहिर है उनका काम है, वो तो एक एक चीज पर निगाह रखते हैं। जब ये बात पहुंची और फिर कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें गर्दिश करने लगी कि जी जनरल बाजवा को हटाया जा रहा है, तो फिर फौज हरकत में आई। अब बाज़ इतलात ये हैं कि शायद मूवमेंट भी शुरू हो गई थी कि कुछ आर्मी के दस्ते जो हैं वो गश्त करने शुरू हो गए। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट खुल गया और साथ ही साथ हाई कोर्ट खुल गई। इस दौरान एक और डेवलपमेंट होती है, वो क्या होती है? अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये 12 बजे तक अगर ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना होती, स्पीकर ना करवाते, तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते, और तौहीन अदालत में सजा भी है, जेल भी है और नाअहली भी है। इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया, उनसे मुशावरत की। अभी वो वापस आए थे असेंबली में कि असेंबली के गेट से उनको दोबारा वापस बुलाया गया वज़ीर आज़म हाउस, फिर मुशावरत की गई, किस बात पर की गई। लेकिन जब वो दोबारा वापस आए स्पीकर, तो उनको पता चल चुका था कि असेंबली के बाहर, कौमी असेंबली के बाहर एक प्रिजन वैन खड़ी थी जो कैदियों को, गिरफ्तार होने वाले लोगों को जेल या हवालात लेकर जाती है, जेल लेकर जाती है प्रिजन वैन। अब टेलीविजन पर, स्क्रीनों पर ये वो ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई, ये देखें जी प्रिजन वैन भी आ गई है। फिर तज्जियाकारों ने तज्जिए शुरू कर दिए कि हाँ जी ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हुक्म मदूली, ये वो। इस दौरान एक खबर ये भी आई कि जनाब शायद वज़ीर आज़म को ये बावर करा दिया गया है कि अब आपकी जो मूवमेंट है वो हम महदूद कर रहे हैं। आपके इख्तियारात, जाने से पहले वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म ने यह किया कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की खिदमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दे दी। उनकी ख्वाहिश पर किया गया होगा कि जी मैं आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, अब आप नहीं रहेंगे तो मेरी भी जरूरत नहीं है, नया वज़ीर आज़म आएगा तो वो अपना नया सेक्रेटरी तैनात करेगा। अब क्या होता है कि वज़ीर आज़म को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि अब वो लम्हा पहुंचा है। वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर से फ्लाई करते हैं वज़ीर आज़म हाउस से और बनी गाला चले जाते हैं। उस वक्त तक वो वज़ीर आज़म थे, जाहिर है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना तहरीक अदम एतमाद की वोट उस वक्त तक हुई, ना उन पर वो वोट तहरीक अदम एतमाद की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। वहाँ पर उन्हें ये पैगाम दिया गया कि आपने जो सोचा था वो ठीक नहीं था, अब आप यहाँ पर
तसल्ली से आप बैठे हैं और अब आपके तमाम इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। वोट तो होगा बाद में, और वो जाहिर है वो तकरीबन रात जो है वो 12 बजे से पहले 3-4 मिनट पहले वो वोटिंग के लिए पेश की गई, और फिर अगले दिन के लिए ये ज़रूरी है, आइन में ज़रूरी है कि अगले दिन के लिए इजलास को मुलतवी करना पड़ता है। तो रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हुआ, 12:03-4 पर ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, जो तकरीबन 1:45 या 10 मिनट कम 1 पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बिलाखिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। अब इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, पसे पर्दा जिन्हें आप कहते हैं। वज़रा ने जब देखा कि ये तो मामला ख़त्म हो गया, अब जो जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पर काउंटिंग के लिए मामला चल रहे थे कौमी असम्बली में, जब स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफ़ा देकर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं पैनल में चेयरमैन होते हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही कह लें, वो अयाज सादिक को वो कुर्सी दे दी सारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को निपटाने के लिए, खुद इस्तीफ़ा दे दिया। तो उस वक्त तक कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान की तादाद थी 57, और उसके बाद आहिस्ता उन्होंने एब्सटेन किया, हिस्सा नहीं लिया, जो भी आप उसको नाम दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी खिसकना शुरू कर दिया। मेरे पास एक वीडियो है, मैं ना चाहते हुए भी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद जो बुली किया गया कासिम सूरी, जब वो मुख्तसर सी वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं वो जा रहे हैं और उनके ऊपर वो जानबूझ के आवाज़ें आपको नहीं सुनवा रहा, जो उनके ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं। तो ये एक बड़ा यानी मैं इस पर कोई भी संजीदा इंसान खुश नहीं हो सकता। ये एक बड़ा काबिल अफसोस लम्हा था, और मेरे जैसे बहुत से लोग, आप पीटीआई के जो हमायती हैं या हामी हैं, वो मुझसे इख्तलाफ भी करते हैं, और ज़रूर करना चाहिए अपने अपने अखलाकी हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए। लेकिन काबिल अफसोस इसलिए है कि ये वज़ीर आज़म को ये नज़र आ रहा था, और वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को हौसला वो दे रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि वाकई खान डट गया है, कप्तान डट गया है, डटा हुआ है। ये जो होते हैं ना ये थपकी देने वाले, शेरबान शेरबान शेरबान। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूक्रेन को रशिया के सामने यूरोप और अमेरिका ने शेर बनाया है, उसकी दुर्गत बना के रख दी है रूस ने, और अभी तक वो उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। तो इसी तरह मुश्किल वक्त में आपके बहुत ही देरीना और काबिल एतमाद साथी ही आपका साथ देते हैं। बाकी तो ये फसली बटेरे हैं, आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ होंगे। आप देखिएगा ये लोग, अब इस पे भी मैं बात करूंगा। ये शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ये इसलिए अपोजिशन के खिलाफ बढ़ बढ़ कर बोल रहे थे कि इन्होंने हत्तल वसा कोशिश की है कि इनकी गुंजाइश बन जाए वहां पर, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में। आप यकीन कीजिए इन दोनों ने, लेकिन इन दोनों को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लेने से इनकार किया। फिर इन्होंने मौलाना फजल रहमान की जमात से रब्ता किया, इसलिए नहीं कि मौलाना फजल रहमान की कोई सपोर्ट बेस है पंजाब में, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान के कोटे से शायद हमें आइंदा इलेक्शन में टिकट मिल जाए और हमारे खिलाफ अपोजिशन वाले अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तो बात हो रही थी, तो वो उन वज़रा ने फिर रब्ते करने शुरू कर दिए कि देखें जी हमारे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई, कोई इंतकामी कार्रवाई ना करें। शहबाज शरीफ ने तो असेंबली में खिताब में कह दिया कि हम किसी के बदला नहीं लेंगे, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन हमें पता है जो होना है इनके साथ। बहुत से लोगों ने रात को फरार होने की कोशिश की है, ये मैं आपको बड़े बावसूख जराए को कोट करके बता रहा हूँ। यहाँ तक कि एक पीटीआई के MNA से मेरी बात हुई है, तो उसने भी मुझे कहा है जी कि 2-3 लोगों को एयरपोर्ट से वापस किया गया है, 2-3 सरकारी या जो भी कहे गुज़श्ता हुकूमत के कुछ एहलकारों को जहाज़ों से ऑफलोड किया गया है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हाई अलर्ट कर दिया गया था, तमाम पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सारे ही इंटरनेशनल तकरीबन, उन पर हाई अलर्ट कर दिया गया था कि कोई वो शख्स जो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में सरकारी ओहदे पर या इंतज़ामी ओहदे पर या किसी पब्लिक ऑफिस यानी कोई MNA MPA वजीर रहा है, उसके पास जब तक वजारत दाखिला की NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना हो तो आपने उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना। तो अमलन वजीर आजम, साबिक वजीर आजम की जो हुकूमत है, रात को तकरीबन
9:45 या 10 बजे खत्म हो चुकी थी। आईनी और कानूनी तौर पर तो वो 1:30 या 40 मिनट के बाद उनकी वजीर आजम की हैसियत खत्म हुई, लेकिन अमलन उनकी हुकूमत रात को 10 बजे खत्म कर दी गई थी। इख्तियार चला गया तो फिर हुकूमत किस बात की? ना वो किसी को अपॉइंट कर सकते थे, कोशिश उन्होंने बड़ी की, ना वो किसी को नोटिफाई कर सकते थे, ना डी नोटिफाई कर सकते थे। तो ये एंटिसिपेट कर रहे थे वो इदारे जिन्हें पता था कि ये जाते जाते ये शख्स कोई ना कोई ऐसी बात करेगा। अब देखें कि खान डट गया है, खान आखिरी, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो आपने अगर आखिरी दम तक लड़ना था तो आप दुश्मन, अपने सियासी दुश्मन, सियासी हरीफों की आंखों में आंखें डालकर बात करते। कल आप असेंबली के अंदर मौजूद होते, आपके दीगर लोगों को हौसला मिलता। अब 155 में से कल 57 अफराद थे और जब बाद में कोई हार्डली मेरे ख्याल 10 या 11 अफराद रह गए थे, जिसमें शायद जिनको मैं जानता हूं एक वो अली मोहम्मद खान, जबरदस्त दबंग तकरीर की, मैं उसको सल्यूट पेश करता हूं कि कम से कम वो मर्द का बच्चा, या मैं कहता हूं वो जबरदस्त दिलेर इंसान था, जिसने एक तरफ 174-75 अरकान कौमी असेंबली, उनकी हुटिंग, उनकी हुलड़बाजी, और दूसरी तरफ वो अकेला शख्स इमरान खान को डिफेंड कर रहा था। एक शायद अंदलीब अब्बास थी, खातून है, मैंने, बाकी तो सारे भाग गए। तो ये है आपके वो पीटीआई वाले। मैं यही आपसे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे फसली बटेरे हैं, इनको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे वक्तों के साथी, दूध पीने वाले मजनू। तो अब ये तो मैंने आपको टाइमलाइन बताई गुज़श्ता रात की, और ये रात तकरीबन 2:30 बजे तक ये मामलात चलते रहे। अपनी स्किन सेव करने के लिए हमें गिरफ्तार न किया जाए, हाउस अरेस्ट न किया, कुछ तो अंडरग्राउंड हो गए। अब आते हैं जनाब, ये सारा कुछ हुआ क्यों? इंतकाम एक ऐसी आग है जो इंसान के अंदर लगी रहती है, और वो इंसान को अंदर ही से खोखला कर देती है, जला के रख देती है। और इंतकाम एक ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद ही जल रहा होता है। और इमरान खान ने ये जो 3 साल और 7 महीने, 18 अगस्त 2018 को ये वजीर आजम बने, और 10 अप्रैल तक जितना भी टाइम बनता है, 3 साल, यही 6-7 महीने बनते हैं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि इस पूरे अरसे में आपने सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लिया, आपने दरोग गोई की, एक से एक बढ़ के झूठ बोला, कौम के साथ, अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, फौज के साथ, अदलिया के साथ, बैरूनी दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत है उनके साथ। और जाते जाते एक और गंद डाल के चले गए कि हमारे फॉरेन ऑफिस, अब हमारे सफारतकारों पर कौन भरोसा करेगा, कौन उनसे मुलाकात करेगा, कौन उनसे अपनी दिल की बात शेयर करेगा। वो जाते जाते एक करियर डिप्लोमेट असद मजीद खान, उसको भी गंदा करके चले गए। जो आजम खान के साथ होगा, जिस तरह वो हसन फवाद के साथ हुआ था, वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब इसको भी मुतनाज़ा करके जो इसके साथ आइंदा हुकूमत, अल्लाह करे वो इंतकामी सियासत ना करे, इंतकामी मामलात से बाहर निकले। लेकिन इमरान खान ने तो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हारे जेल से एसी निकालूंगा, मैं ये करूंगा, और आखिरी वक्त तक, हाँ एक चीज मैं दरम्यान में भूल गया, बातें ही इतनी हैं, वो ये थी कि आखिरी जो लास्ट डे एफर्ट जिसे आप कहते हैं, वो ये थी कि इमरान खान ने अपने कुछ काबिल एतमाद वजीरों को, जिनके अपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे ये कहा कि अपोजिशन से कहें मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे एक गारंटी चाहिए कि आप मेरे और मेरे वज़रा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, नैब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई किस मुंह से आप कह रहे हैं? आपने 3.5 साल या 3.25 साल क्या किया है? आपने किसी को माफ़ किया है? अपने किसी सियासी मुखालिफ, यहाँ तक कि आपके उनकी ख़वातीन को जेलों में ठोसा है, और खुद बस वही बात है ना कि आप, अगर आप कप्तान थे, लीडर थे, आपको असेंबली में होना चाहिए था, फोर फ्रंट पे होना चाहिए था, सीना अकड़ा के जिस तरह वैसे आप बतौर वजीर आजम सामने आते थे, कल भी आते, फेस करते, अली मोहम्मद खान की जगह आप तकरीर करते, लोग आपकी इज्जत करते, आपकी इज्जत, आपके वकार और आपके मर्तबे में
सियासी कदोकाठ में इजाफा होता, लेकिन आप छुप कर बनी गाला बैठ के। अभी बहुत सी चीजें और आएंगी किसी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा तवील हो चुकी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।